नमस्कार। स्पेशल कवरेज न्यूज पर आपका स्वागत और अभिनंदन। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। और स्पेशल कवरेज न्यूज के भी तमाम दर्शकों को नमस्कार। और एक बड़ी खबर लेकर हाजिर हुए हैं। उत्तर प्रदेश में हलचल मच गई। प्रधानमंत्री को बैठक बुलानी पड़ी और बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने दौड़ा दिया अपने राष्ट्रीय संगठन महासचिव बी एल संतोष को। एक बार योगी आदित्यनाथ के शुभ वचन सुनकर आ चुके हैं। दर्शक मैंने कम कहे को ज्यादा समझे। एक बार वो मुख्यमंत्री आवास से योगी आदित्यनाथ की बातें सुनकर आ चुके हैं। प्रधानमंत्री को बता चुके हैं, अमित शाह को बता चुके हैं, जेपी नड्डा को बता चुके हैं। लेकिन क्या करे, कोई और सुनने समझने वाला है नहीं। और बड़ा दिलचस्प, इनसे पहले के जो राष्ट्रीय संगठन महासचिव हुआ करते थे रामलाल जी, उन्होंने उनसे हम लोगों ने ऐसे एक बार पूछा कि भैया आडवाणी जी को जब आप मनाने गए थे तो कैसे मनाए। तो कह रहे क्या यार, फैसले तो ये नेता से बड़े नेता कर देते हैं, झेलना मुझको पड़ता है, सुनना मुझको पड़ता है। मैं तो पहले जाता हूँ, 15 मिनट चुपचाप बैठ जाता हूँ, उनको अपने मन की पूरी भड़ास निकाल देने देता हूँ, फिर मैं अपनी बात कहता हूँ। तो बी एल संतोष भागे भागे लखनऊ जा रहे हैं। योगी जी से अगर मुलाकात होगी तो पहले योगी जी अपनी बात निकालेंगे, भड़ास निकालेंगे। महाराज जी है इसलिए बड़ा जैसा शब्द यूज नहीं करूंगा, लेकिन कुछ ना कुछ कहेंगे। लेकिन पेच कहाँ फंस गया और क्यों अड़ गई योगी आदित्यनाथ? अगले कुछ घंटे उत्तर प्रदेश भाजपा की नहीं बल्कि भाजपा की सेंट्रल राजनीति के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये बड़ी खबर लेकर आपके सामने आए हैं। हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी करेंगे और मैं एक एक करके तथ्यों को आपके सामने रखूंगा और आपको बताऊंगा कि बीजेपी में क्यों दिल्ली से लेकर लखनऊ तक घमासान मच गया है और योगी जी अड़ क्यों गए हैं। अब क्या चाहिए योगी आदित्यनाथ को? जी शिव जी। असल में दरअसल उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष का काम पिछले कई महीनों से अटका पड़ा है। जिला अध्यक्षों की घोषणा हो गई, फिर उपचुनाव आ गए तो कई जिलों के जिलाध्यक्ष घोषित होने से रह गए। अभी बीते एक सप्ताह पहले एकाएक स्पीड आई, प्रदेश परिषद के सदस्य चुने गए, जिलाध्यक्षों की घोषणा हो गई, यूपी के अध्यक्ष का काम में तेजी आ गई। और इस सब तेजी के बाद फिर सिलसिला चल पड़ा, आगे बढ़ा। अब कई नाम उभर के सामने आ गए जिनमें बड़ी तेजी से चला साध्वी निरंजन ज्योति का, फिर विद्याधर सोनकर का चला, फिर और भी कई नाम चले। फिर आया कि बीसी से ही बनेगा तो बीएल वर्मा का नाम प्रमुखता से चला। बरेली से एक और मंत्री जी हैं धर्मपाल सिंह, उनका नाम बड़ी तेजी से चला। देर रात से पंकज चौधरी का नया नाम निकल के आया है और पंकज चौधरी को बनाए जाने की गुड़ागड़ित हम समझ रहे हैं। बीएल वर्मा का हो जाता क्योंकि वो कल्याण सिंह के सजाती हैं और नरेंद्र मोदी कोई रिस्क नहीं लेंगे कि कल्याण सिंह के पुत्र राजवीर सिंह रूठ जाए। फिलहाल राजवीर सिंह को यह लगा कि अमित शाह यहां भी गेम खेल रहे हैं कि एक आदमी पर मोदी जी प्रसन्न और एक उसका विकल्प अमित शाह हमेशा तैयार करते रहते हैं। तो बीएल वर्मा पर उन्होंने हाथ रख लिया। राजू के न चाहते हुए भी राजू भैया के उन्होंने उन्हें राज्यसभा भेज दिया। अब पंकज वर्मा 8 बार के सांसद बताए जा रहे हैं और कुर्मी के एक महत्वपूर्ण चेहरा है कुर्मी समाज के। बसपा से जब से बसपा के कई बड़े कुर्मी चेहरे अखिलेश यादव ने अपनी तरफ बुला लिए हैं, जैसे अंबेडकर नगर के सांसद और भी 2-3 लोग हैं बड़े नेता। उधर राजभर समाज से रामचल राजभर जो बसपा में बड़े चेहरे रहे, ऐसे जो कई चेहरे उन्होंने पकड़ लिए हैं, इनसे भाजपा की नींद उड़ी हुई है कि हमारे राजभर ओम प्रकाश जी कितना काम करेंगे। तो इन सब को देखते हुए मुझे लग रहा है पंकज चौधरी के नाम की गुंजाइश बनी होगी, लेकिन पंकज चौधरी भी साख खेमे के माने जाते हैं। अब ब्राह्मण समाज से अगर अध्यक्ष बनना है तो दिनेश शर्मा या हरीश द्विवेदी रेस में लग रहे हैं। बनेगा कौन, ये तो पर्चा फाइल होगा तभी पता लगेगा। क्यों संतोष जी, यहां तो जिसकी चर्चा होती है वो होता ही नहीं है, पर्चा किसी और का कटता है। तो चर्चा, पर्चा, खर्चा, भाजपा इन तीनों से नफरत करती है। वो कहती है हम पर्चा किसका काट देंगे आपको पता ही नहीं होगा। लेकिन पंकज चौधरी का रात ही नाम आया निकल के, हो सकता है बन जाए। लेकिन सवाल यह है क्या योगी आदित्यनाथ मान नहीं रहे हैं? इसी चक्कर में आपने देखा कई बार, पहले राजस्थान की मुख्यमंत्री जब वसुंधरा राजे सिंधिया हुआ करती थी तो वसुंधरा जी ने कई बार प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव नहीं होने दिया, मजबूरन उन्हीं के आदमी को बना पड़ता था केंद्रीय नेतृत्व को। तो क्या इस बार भी कुछ नया खेल होगा उत्तर प्रदेश में? देखिए शिव जी, भारतीय जनता पार्टी में तो मजाक में एक बात कही जाती है कि जिसका नाम आपको कटवाना है बस उसका नाम चलवा दो।
और एक बहुत बड़े नेता ने, जिनका नाम चल रहा था, कल मेरी रात को करीब 1 बजे के आसपास उनसे बातचीत हो रही थी, उन्होंने बड़ा अच्छा रिप्लाई किया। और उनका पुराना रिप्लाई है, जब भी मैं उनसे पूछता हूं तो ये एक लाइन जरूर कर देते हैं कि भाई, जो चर्चा में होता है वो पर्चा में नहीं होता है। पर्चा और पर्ची तो समझ ही गए होंगे, पर्ची से मुख्यमंत्री बनते हैं तो पर्ची से अध्यक्ष भी बनते हैं। लेकिन अभी एक बड़ी खबर आ रही है मोदी सरकार की, नाम बदलने वाली है। आपके दर्शकों को पहले मैं जरा बता दूं, महात्मा गांधी के नाम से पता नहीं क्यों इनको दिक्कत। अब जो ये मनरेगा स्कीम थी ना शिव जी, द जी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जो पहले नरेगा था, बाद में मनमोहन सिंह की सरकार में उसको मनरेगा किया गया, महात्मा गांधी का नाम रखा गया। अब उसका नाम बदलकर सरकार जो है वो पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी बिल 2025 करने जा रही है। अपना तो नया तो कुछ लाएंगे नहीं, अपना तो नया तो कुछ लाएंगे नहीं, बस नाम बदलते रहे और नाम बदलने की राजनीति करते रहे। खैर, अब आते हैं अध्यक्ष के पद पर। देखिए, सबसे बड़ा सवाल क्या है, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष, घटनाक्रम पर गौर कीजिएगा। मैं बहुत ज्यादा पहले नहीं जाऊंगा कि भाई योगी आदित्यनाथ के आवास पर मीटिंग हुई, वहां से बीएल संतोष, अरुण कुमार दिल्ली आए, बीएल संतोष ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की, अमित शाह से मुलाकात की, जेपी नड्डा से मुलाकात की। मैं सिर्फ पिछले 48 घंटे की बात आपको बताता हूं। भूपेन्द्र चौधरी, जो वर्तमान में एक्सटेंशन के बाद एक्सटेंशन पर है, उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की, जेपी नड्डा से मुलाकात की। और अब जो पूरा जो कार्यक्रम है नामांकन का, मैं आपसे कहूंगा कि अगर वो आप बड़ा अच्छा भाजपा नाम देती है, अगर वो आप स्क्रीन पर दिखा सके तब मैं उसको और अच्छी तरह से बताऊंगा। लेकिन अचानक पेज कहां फंसा, और आप वो लेटर दिखा रहे हैं, मैं जरा उस लेटर के बारे में बता दूं। संगठन पर्व 2024-25, अब याद आ रही है इनको जो 25 समाप्त होने जा रहा है शिव जी। संगठन पर्व 2024-25, और नीचे लिख रखा है उन्होंने, प्रदेश अध्यक्ष चुनाव कार्यक्रम 2025, ये ऑफिशियल कागज है। तो हम बिल्कुल पुख्ता तथ्यों के साथ खबर देते हैं। 12 दिसंबर को ये रिलीज हुआ है, यानी आज रिलीज हुआ है। और इसमें क्या क्या बताया गया दर्शकों को बता देता हूँ। दोपहर में 12 बजे तक प्रदेश परिषद की सूची का प्रकाशन होना था। प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के चुनाव कार्यक्रम का प्रकटीकरण होना था। और कल जो है शिव जी, ध्यान से दर्शकों से कहूंगा, 13 दिसंबर को दोपहर 2 से 3 बजे जो है वो नामांकन होगा। यानी प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए जो कल दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक पर्चा भरा जाएगा, और दोपहर 3 बजे से लेकर 4 बजे तक नामांकन पत्र की जांच होगी, और फिर शाम को 4 से 5 बजे तक नामांकन पत्र की वापसी होगी। ये पूरा ढांचा तो ऐसे तैयार किया गया जैसे पता नहीं कितनी लोकतांत्रिक पार्टी है, और बीजेपी का कोई भी सामान्य कार्यकर्ता जाके अध्यक्ष का पद पर्चा भर सकता है, ऐसा होता नहीं है सिर्फ। अगर कोई ऐसा सोच ले तो गलती से भी ना सोचे, फिर बीजेपी में रहने के दिन उसकी मुश्किल हो जाएगी। और अगर नामांकन पत्र की वापसी के बाद, यानी 13 दिसंबर को शाम 5 बजे के बाद एक से ज्यादा उम्मीदवार रहेंगे, तो फिर वो चुनाव होगा। और उसके बाद 14 दिसंबर को दोपहर 1 बजे चुनाव होगा, और उसके बाद विजेता का ऐलान कर दिया जाएगा। अगर कोई नामांकन नहीं होगा, औपचारिक ऐलान फिर भी 14 दिसंबर को होगा, लेकिन 13 दिसंबर को यानी कल हमें शाम को ये पता लग जाएगा कि कौन जो है वो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनने जा रहा है, उत्तर प्रदेश का राष्ट्र का। अब इसमें आप ओबीसी चेहरे लगा लीजिए, इसमें आप गैर यादव ओबीसी ले लीजिए, इसमें आप ब्राह्मण ले लीजिए, इसमें आप ठाकुर ले नहीं सकते क्योंकि ठाकुर मुख्यमंत्री है तो वो आप ले नहीं सकते। शायद ही कोई ऐसा नाम होगा जो छूटा होगा। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, शायद ही कोई ऐसा बड़ा नाम होगा जो छूटा होगा। 2 दर्जन से ज्यादा नाम तो हम चला चुके हैं, तो मैं नामों की बात नहीं करूंगा। कुछ दिन पहले हमने सबसे पहले दर्शकों को बताया था कि प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में डरे हुए हैं कि अगली बार वो चुनाव ना हार जाए। उन्होंने किनको भेजा? उन्होंने अपने करीबी नेता जो है वो सीआर पाटिल को वाराणसी भेजा। अब सीआर पाटिल वाराणसी गए, वाराणसी की रिपोर्ट ली, और वाराणसी की रिपोर्ट लेने के बाद जो उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया, उसके बाद प्रधानमंत्री की नींदें उड़ी हुई, प्रधानमंत्री की नींदें उड़ी हुई है। और जब बुरा वक्त आता है शिव जी, आप कहते हैं ना कि जब बुरा वक्त आता है तो चारों तरफ से आता है। एक जमाना वो था कि राजनाथ सिंह को गाजियाबाद से सांसदी का चुनाव लड़ने के लिए अजीत सिंह की पार्टी को 5 लोकसभा सीटें देनी पड़ी थी गठबंधन में, ताकि वो सिर्फ एक गाजियाबाद जीत सके। अब बनारस में वही हाल होता जा रहा है। एक नया नाम आया है, उस नाम की चर्चा मैं खासतौर से दर्शकों को बता देना चाहता हूं। ये काशी प्रांत के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं दिलीप पटेल। काशी प्रांत के क्षेत्रीय अध्यक्ष है दिलीप पटेल, और पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये पूर्वांचल, जो बनारस और बनारस के आसपास जो अखिलेश यादव का पीडीए जो सरपट दौड़ गया था ना लोकसभा चुनाव में,
उससे प्रधानमंत्री डरे हुए हैं। तो इसलिए ये पूर्वांचल को और खासतौर से काशी में पार्टी को मजबूत करने के लिए इस चेहरे को यानी दिलीप पटेल को लेकर आ सकते हैं। ये कुर्मी समाज के नेता हैं और इनसे न केवल बनारस बल्कि पूर्वांचल की राजनीति को पूरा आप इसको एक तरह से गांथ सकते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि दिलीप पटेल बन सकते हैं, लेकिन अब ये रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। लेकिन योगी जी तो तैयार नहीं। योगी जी केशव प्रसाद मौर्य पे भी तैयार नहीं, योगी जी बीएल वर्मा पे भी तैयार नहीं है और योगी जी इन पटेल साहब पे भी तैयार नहीं होंगे। वो तो अपने नाम पर अड़े हुए हैं और इसलिए वो जो अड़े हुए हैं, तारीख की घोषणा करके दबाव तो बना दिया गया, क्योंकि कल जब भूपेश चौधरी प्रधानमंत्री से मिले तो उन्होंने रिपोर्ट सारी बता दी। बीएल संतोष जब मिले प्रधानमंत्री से तो सारी रिपोर्ट वो बता चुके हैं। और उसके बावजूद मैं फिर से दोहरा रहा हूं, योगी आदित्यनाथ के अड़ने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कार्यक्रम जारी कर दिया गया। और ये कार्यक्रम जारी नहीं करने की बात हो रही थी। इस कार्यक्रम के जारी करने को लेकर कई तरह के विवाद थे, लेकिन इसके बावजूद इस कार्यक्रम को जारी करवा दिया गया, शीर्ष स्तर से जारी करवा दिया गया और अब योगी आदित्यनाथ पर दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन आज सुबह योगी आदित्यनाथ फिर अड़ गए कि या तो मेरा चेहरा या जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। अब गुजराती लॉबी में हड़कंप मच गया, गुजराती लॉबी में हाहाकार मच गया और आनंद फानंद में, मैं बताऊं, कल एनडीए सांसदों के साथ डिनर वाला कार्यक्रम था प्रधानमंत्री का, उसके बावजूद आज उन्होंने यूपी के सांसदों को अलग से बुलाया। क्यों बुलाया? क्योंकि वो टटोलना चाहते थे कि इनमें से कितने सांसद योगी के साथ है और कितने सांसद योगी के खिलाफ। मामला कुछ जमा नहीं, अगर जम जाता तो शायद कुछ खेला हो जाता। तो डर है, दिक्कत है। और फिर आनंद फानंद में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने बीएल संतोष को लखनऊ जाने का आदेश दिया है। अब से कुछ घंटे बाद शिव जी बीएल संतोष यूपी भाजपा कोर कमेटी के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। अब उस बैठक में योगी रहते हैं नहीं रहते, केशव प्रसाद मौर्य रहते हैं नहीं रहते, ब्रजेश पाठक रहते हैं नहीं रहते, लेकिन योगी और केशव इन दो चेहरों पर नजर बनाए रखनी होगी कि योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य उस बैठक में जिसको बीएल संतोष लेंगे उस बैठक में होंगे या नहीं होंगे। अब बीएल संतोष प्रधानमंत्री और अमित शाह का संदेशा योगी को देके योगी को मना पाएंगे या योगी अपनी बात पर अड़कर कहेंगे बीएल संतोष साहब से कि आप जाइए प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को बता दीजिए, मेरा तो अंतिम फैसला ही। और ऐसे में क्या होगा, एक बड़ा बवाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में घटित होने का इंतजार कर रहा है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, किसका बनेगा प्रदेश अध्यक्ष, ये तो समय बताएगा। लेकिन एक बहुत बड़ी लड़ाई का केंद्र अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ बनने जा रहा है अगले कुछ घंटों के लिए। जय शिव जी। अब देखना है क्या होता है अगला कदम, किस किस की किस्मत में अध्यक्ष का गुर आएगा, किसके हिस्से में अध्यक्ष कौन बन सकता है, किसकी किस्मत में लिखा होगा। अभी नाम कई चल रहे हैं, अभी कल तक हो सकता है कोई और नाम पर भी चर्चा हो, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी अध्यक्ष ऐसा चाहेंगे जिससे उनका तारतम्य बना रहे। संगठन को लेकर कितनी बार केशव प्रसाद मौर्य ने सवाल खड़े किए। मौजूदा अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी को कितने लोग जानते हैं? किसी को पता है कि प्रदेश अध्यक्ष अपनी चला पा रहे हैं? संगठन कहाँ है, किसी को पता है? इससे पहले स्वतंत्र देव सिंह जी थे प्रदेश अध्यक्ष, किसको पता रहा? मुख्यमंत्री जब थोड़े से ताकतवर हो जाते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह रहे, वसुंधरा राजस्थान में रही, मुख्यमंत्री थोड़ा ताकतवर होता है फिर संगठन असहाय हो जाता है। और ऐसा नहीं भारतीय जनता पार्टी में, ये सभी दलों का राग है, ये कोई नया नहीं है भारतीय जनता पार्टी का खेल। जैसे कमलनाथ थे जब मुख्यमंत्री, तो कांग्रेस का अध्यक्ष किसे पता थी कौन था? तो सत्ता के साथ सब समीकरण जुड़े होते हैं, अध्यक्ष अपनी सहभागिता बना के चलता है। हाँ, जब कल्याण सिंह जी थे तब राजनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष जरूर मालूम पड़ते थे, क्योंकि वो कल्याण सिंह से मिलते थे जुलते थे, लेकिन शिकायत जब मौका मिलता था तब अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी से कर देते थे। इस बात को कल्याण सिंह जी भी बखूबी जानते थे। तो कल्याण सिंह जी फिर भी राजनाथ जी को समय देते थे और तीखी बातें करते थे, कटाक्ष करते थे। लेकिन क्या इन सब के बावजूद आपसी तारतम्य बनते हुए कल्याण सिंह बने रहे, राजनाथ सिंह बने रहे, और कल्याण सिंह को हटाने का राजनाथ अपना दाव खेल गए। उसके बाद रामप्रकाश गुप्ता के नाम पर सहमति बनी, कुछ दिन बाद रामप्रकाश गुप्ता की जगह पर भी राजनाथ जी खेल कर गए और खुद को प्रपोज करा लिया, खुद बन गए। तो सत्ता में समीकरण और सिस्टम सेट करना होता है। अब किसी ने सिस्टम यहां ऊपर से सेट कर लिया होगा, वो एनी हाउ बन जाएगा। लास्ट स्टेज कोई न कोई योगी जी को समझाने का प्रयास किया जाएगा, फिर
अपने हिसाब से देखने का प्रयास किया जाएगा, फिर मना लिया जाएगा। अभी क्या हुआ नहीं, लोकसभा के चुनाव उसमें में? भी एक पेच है शिव जी, उसमें भी एक पेच है। जब कल्याण सिंह बने और कल्याण सिंह को हटा के राजनाथ सिंह को बनना था, तो जैसे आज का माहौल है ना उत्तर प्रदेश का, कल्याण सिंह भी अपने जमाने में योगी से बड़े नेता हुआ करते थे। कल्याण सिंह ने कहा किसी को भी बना दो, शिवजी मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा, कल्याण सिंह ने कहा किसी को भी बना दो लेकिन राजनाथ सिंह मंजूर नहीं। तो फिर धो पोछ के एक नेता निकाला गया, राम प्रकाश गुप्ता, जिसको सब भूल गए थे। वो मंच पर कैसे कई बार गिर गए, याददाश्त उनकी कमजोर हो गई थी, लोगों को पहचान नहीं पाते थे, जानबूझकर वो नाम ढूंढ कर निकाला गया कि चलो भाई ऐसा नाम ढूंढो जो बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री ना बने। तो राम प्रकाश गुप्ता बन गए। फिर उनके मंच पर बेहोश होने की खबरें, उनके स्वास्थ्य को लेकर कई तरह की चीजें आने लगी, और तब तक कल्याण सिंह सत्ता से अलग होने के बाद देखिए ताकत तो कम हो जाती, तो कल्याण सिंह की ताकत भी कम हो गई। तो उसके बाद राजनाथ सिंह बड़े आराम से मुख्यमंत्री बना दिए गए आला कमान के द्वारा। लेकिन अभी योगी इसको समझते हैं, योगी आदित्यनाथ समझते हैं कि जब कल्याण सिंह जैसे नेता कुर्सी से हटने के बाद कमजोर हो गए तो उनकी क्या बिसात है। तो इसलिए वो जब तक कुर्सी पर है तब तक वो अड़े हुए हैं। और एक बात और बता दूं, कल जैसे भूपेंद्र चौधरी की मुलाकात हुई प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से, लोग भले ही कुछ कहे, मैं फिर दोहरा रहा हूं, आप उनको कमजोर प्रदेश अध्यक्ष कह लीजिए, आप ये कह लीजिए कि वो मुखिया का चुनाव नहीं जीत सकते या पार्षद का चुनाव नहीं जीत सकते, आप उनको निष्क्रिय प्रदेश अध्यक्ष कह लीजिए, लेकिन ये भी हो सकता है कि ना तेरा ना मेरा, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। अगर इस फॉर्मूले पर कोई सहमति बनेगी तो भूपेंद्र चौधरी ही प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। अगर ऐसा होता है तो इसमें चौंकिएगा नहीं, शायद इस तरह के हालात की तरफ उत्तर प्रदेश भाजपा बढ़ रही है कि कल पता लगे कि भूपेंद्र चौधरी ही पार्टी के अगले प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन करेंगे, क्योंकि नामांकन का कार्यक्रम जारी कर दिया है। अब पीछे तो हटेंगे नहीं, नामांकन तो होगा, तो वो नामांकन न तेरा आदमी न मेरा आदमी, तो फिर जो है उसी को चलने दो। तो फिर हो सकता है कि भूपेंद्र चौधरी एक बार फिर किस्मत के धनी साबित होंगे और उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर फिर से कार्यभार संभालते हुए आपको नजर आ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है। अब तो फिलहाल तो इंतजार करना पड़ेगा, बाकी देखते हैं कि कब तक ये खबर अच्छी मिले। अब भूपेंद्र जी रहे या फिर और कोई बने, आम नागरिक को तो इंतजार करना पड़ेगा चुनाव की जो प्रणाली से आएगा या जो घोषणा होगी उसी पर। अब देखना यह है कि अगर चुनाव हटा संतोष जी या नया अध्यक्ष नहीं चुन पाए तो होगी बड़ी चीजाल इधर। राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन नहीं पा रहे हैं, देश के सबसे बड़े सूबे का प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे हैं, और भी कई राज्यों के नहीं चुन पा रहे हैं, फिर चुनेंगे क्या? और योगी की कुर्सी पर हर वक्त तो तलवार लटकी रहती है दिल्ली से। तो क्या इस तलवार और इस सब अध्यक्ष को लेकर आप क्या समझते हैं, क्या जनता में सही संदेश जाएगा? नहीं, जनता के संदेश की पड़ी किसको है सिर्फ, परसेप्शन की लड़ाई किसी को पड़ी तो है नहीं। अब तो शहीदों के अपमान करने की हालत तक आ गए हैं, मोदी के मंत्री मनमानी करने पर उतर गए हैं। अभी हम दोनों ने एक शो किया हमारे चैनल पर संतोष पाठक ऑफिशियल पे, उसमें सीधे सीधे अब शहीदों के अपमान की बात कर रहे हैं। तो जब ना इनको शहीदों के सम्मान की चिंता है, जब ना इनको संसद के सम्मान की चिंता है, जब ना इनको लोकसभा और राज्यसभा के सम्मान की चिंता है, जब इनको ना आम आदमियों के हितों की चिंता है, ना जब इनको महंगाई की चिंता है, रोजगारी की चिंता है, शिक्षा की चिंता है, स्वास्थ्य की चिंता है, प्राइवेट स्कूलों की, प्राइवेट कॉलेजों की लूट जारी है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की लूट जारी है, प्राइवेट एयरलाइंस की लूट जारी है। और अब तो ये भी खबर आ गई कि भाई डीजीसीए में कई अधिकारी जो बैठे थे वो तो इंडिगो के लिए काम कर रहे थे। और कई मंत्रालयों के सेक्रेटरी होते हैं, वो जिन मंत्रालयों का पदभार संभालते रिटायरमेंट के बाद उसी सेक्टर की प्राइवेट कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं, अगले दिन से ज्वाइन कर लेते हैं। तो भाई अगले दिन से ज्वाइन कर ले तो इसका मतलब मंत्रालय के सचिव के रूप में भी वो उसी प्राइवेट कंपनी के लिए काम कर रहे थे। तो सब कुछ खुला चल रहा है, तो इनको पब्लिक परसेप्शन की चिंता नहीं है, लोगों की चिंता नहीं है, सिर्फ इस बात की चिंता है कि मेरी कुर्सी किसी तरह से बची रहे, और अपनी कुर्सी बचाने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े मैं वो सब करने को तैयार हूं। और जनता, मेरे कहे कम कहे को ज्यादा समझिए, जनता का को लेकर इनके मन में क्या भाव है ये लोगों को समझ में आ गया होगा शिव। अब देखते हैं क्या क्या समझ में आता है लोगों के में और क्या क्या नहीं आता है, क्योंकि जनता समझ ले और अगर सही विचार कर ले तो फिर क्या बात है, यहीं पर सब कुछ अटक जाता है। और यही एक विडंबना है कि चाहते हुए भी हम कुछ कर नहीं पाते, सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते। आज पूरा देश
बीजेपी के साथ चल रहा है, ये प्रधानमंत्री बड़ी कोशिश और ताकत से कहते हैं, यही कहते हैं संतोष जी। हम चुनाव जीत जाते हैं, अगर हमारी गलत होती तो हम चुनाव हार जाते, लेकिन क्या इस हार जीत के बाद उन्हीं के विधायक रौंदे जाते हैं, उन्हीं के सांसद भीड़ दौड़ाती है और उसके बाद चुनाव जीत जाते हैं? ये प्रक्रिया मेरी समझ से बाहर है। लोग घुसने नहीं देते कस्बों में, लोग जाने नहीं देते और चुनाव वही जीत जाते हैं। ये मैं नहीं समझ पाया कि वो खुश कौन से लोग हैं। खुश है जैसे जीविका दीदी के खाते में 10,000 रुपया चला गए, चुनाव के दिन ही जब खटाक सीधे मैसेज आता है और आपके खाते में 1 रुपया भी ना हो संतोष जी, और 10,000 रुपया का मैसेज आए तो आप तो उसी को वोट दे दोगे जहां से 10,000 रुपया आए हैं। इसमें भी कोई सोचने समझने की बात है? 10,000 रुपया एक बड़ी रकम होती है। अब देखते हैं, इंतजार करते हैं कि उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष का ऐलान कब तक होता है, कब तक नाम आता है। आपने काफी कुछ बातें बता दी हैं, कई नाम बता दिए हैं, कई काम गिना दिए हैं, कई की वजह बता दी है, कौन कहाँ अड़ा है, कौन कहाँ खड़ा है, क्यों भागा है, क्या वजह है। चलिए प्रतीक्षा करते हैं, इंतजार करते हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शकों को नमस्कार।